नहीं करते। तो पहली बार पता चला कि चीटर है। इन्होंने पहला सिखाया होता कि 70 बड़ा होता है, कभी कभी बड़ा होता है, कभी कभी। तो ये डिसाइड करेंगे 70 बड़ा है या 92 बड़ा है। बहुत डिप्रेशन है, बहुत फर्क है। काफी कुछ झगड़ा किया, काफी कुछ बोला, यार आधा टके की वजह से मेरे को एडमिशन नहीं दे रहे, उसको इतना डिफरेंस दे रहे, बोले अंडर प्रिविलेज देना चाहिए। सच्चे में अंडर प्रिविलेज को देना चाहिए, क्योंकि आपने एक को नीचे जमीन पे खड़ा किया और एक को टेबल पे खड़ा किया और बोलते अभी जंप करो, सबसे बड़ा जंप जिसका रहेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो आप बराबर नहीं कर रहे ना, क्योंकि दोनों का प्लेटफॉर्म सेम नहीं। तो अंडर प्रिविलेज कंडीशन होता है, क्लास नहीं। ये जिसको अंडर प्रिविलेज बोल रहे थे, his father was working as a general manager in Reserve Bank of India, staying in a 3.5 bedroom kitchen flat, centrally AC, chauffeur driven गाड़ी में हमारे कॉलेज में आता था। कॉलेज का HOD फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, उसके घर में पर्सनल ट्यूशन देने के लिए जाते थे। 1989 1 लाख रुपए पर सब्जेक्ट वो पे कर रहा था, अफोर्ड कर रहा था ये सब, और उसको गवर्नमेंट अंडर प्रिविलेज मान रहा था। My father was working as a driver in small company। यहाँ पे एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक लिमिटेड नाम की कंपनी है, अगले स्टेट में जो बंद हुआ अभी, उसमें ड्राइवर का काम करते थे। मैं एस्बेस्टस के पतरे के 10 बाय 10 के घर में रहता था, इधर कोपड़ पे। ये काफी बड़ा जगह है उस हिसाब से, घर के हिसाब से। ये मेरा प्रिविलेज कंडीशन। उस कंडीशन में रहने के बाद 92 गवर्नमेंट को खराब लगे, और शोफर ड्रिवन गाड़ी में और कॉलेज के HOD के ट्रेनिंग के बाद 72 ये 70 ये गवर्नमेंट को बेस्ट लगे। उनको लगा मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं है, वो है। डाइजेस्ट करके थोड़ा टाइम नहीं गया तो मेरे दूसरे दोस्त का एडमिशन मिला, उसको 65%। परेशान, बोला यार तूने अभी क्या किया? बोलता मेरे फादर ने 10 लाख रुपए दे दिया, मेरा काम हो गया। His father was working as a head of the department of anti-corruption of Maharashtra। At the age of 16 दुनिया क्या है समझना शुरू हो गया। ये मोमेंट था जहाँ पे मुझे ट्रिमेंडस डिप्रेशन आया। उस टाइम तक मुझे लगता था कि एक होप है मेरे पास कि मैं मेहनत करके मेरा कंडीशन बदली कर सकता है, क्योंकि ऐसा स्कूल में सिखा है कि मेहनत करने वाले लोग हमेशा आगे जाते हैं, सच्चाई का जीत होता है, भगवान सब देखता है, वगैरह वगैरह वगैरह। उस टाइम पे लगा सब चीटिंग चल रहा है। आगे जाके ये अब डॉक्टर बनेगा, मैं कंपाउंडर, क्योंकि केमिस्ट्री करके क्या करेगा, मैं कंपाउंडर बनेगा। तो मेरा 92% किस काम का, जब आगे जाके फ्यूचर में यही सक्सेसफुल बनेंगे, सो अल्टीमेटली मैं किसके साथ कम्पीट कर रहा हूँ और कहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, पागल बन रहा हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। इतना डिप्रेशन आया उस मोमेंट में कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। मैं 3 दिन कोमा में था, लेकिन तीसरे दिन में जब होश में आया तो उस टाइम पे पहली बार सोचा इंसान का डॉक्टर बनने का फायदा क्या, जब इंसान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा। तो डॉक्टर किसका बनना चाहिए? पैसे का। इंसान का बन के क्या करेंगे? पैसा। मैंने चूज किया, बोला इसके ऊपर स्टडी करेंगे, इसके पीछे लगेंगे और इसके ऊपर PhD करेंगे। सो ये मेरा सब्जेक्ट रहा PhD का। सो अभी मेरे पास डॉक्टरेट है, लेकिन वो पैसे का, इंसान का नहीं। फर्स्ट ईयर BSc इसमें एडमिशन लिया था, इसको कंटिन्यू किया मैंने, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये करना शुरू किया था पैसा किसके पास पैसा है। अगर हम जाके देखते हैं तो ये बोलते हैं मेहनत करने से पैसा मिलता है। ध्यान देना शुरू किया तब पता चला मेहनत करने वाले के पास पैसा नहीं है। जो मेहनत नहीं करता है, जो मेहनत नहीं करता, जो करवाता है, उसके पास पैसा है। मेहनत करने से पैसा नहीं मिलता, मेहनत करवाने से पैसा मिलता। गधा मेहनत करता है और इंसान करवाता है। इंसान बनना चाहिए, गधा नहीं। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो स्कूल में सिखाया ये गड़बड़ है, लेकिन बाद में ध्यान में आया किसने सिखाया, जो करवा रहे, जो काम करवा रहे, उन्होंने सिखाया कि काम करना चाहिए। अगर मुझे इनसे काम करवाना है तो मुझे इनको क्या बोलना पड़ेगा? मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही सब कुछ है। तुम 8 घंटा नहीं 16 घंटा काम कर सकता है, तुम काम करना चाहिए। मैं अगर करवाने वाले में से हूँ तो मैं मोटिवेट और एनकरेज तब करूंगा जब इनको लगे कि काम करना बहुत जरूरी है। सो मुझे अगर किसी से करवा के लेना है तो मेहनत करना बहुत
जरूरी है, बताना पड़ेगा। इसका मतलब नेबर के बच्चे को हमेशा बताना कि मेहनत से ही सक्सेस मिलता है। सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं। 8 घंटा नहीं, तू तो 20-20 घंटा काम करना चाहिए। अपने बच्चे को बोलना मेहनत करने को जाना नहीं। बाजू में मैंने गदल तैयार करके रखा है, उसको मॉनिटर कर, वो काम करता है। वो जिधर काम करेगा उधर इन्वेस्ट कर, उसको आराम करने मत दे, उसको एनकरेज कर, उसको जो करना है कर, उसको डरा, उसको धमका, उसको एनकरेज कर, उसको सब कुछ दे, बस उससे काम करवा। क्योंकि आज तेरे लिए एक काम करेगा, कल शायद 10, बाद में 100 और एक दिन तेरे लिए 1000 लोग काम करेंगे। तू खुद काम करने को निकला ना, तो 8 घंटे का 10 घंटा और 10 घंटे का शायद 16 घंटा अब काम कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे एज आगे जाएगा, तेरा जो बॉडी है, जो फिजिक है, वो डिटेरिएट होगा, क्योंकि इसको टाइम खाएगा। एक टाइम आएगा जब तू 10 घंटा नहीं 8 घंटा भी काम नहीं कर पाएगा। कंपटीशन डेवलप होती जाएगी, नई जनरेशन आगे आएगी, तू उसके साथ कंपीट नहीं कर पाएगा। सो खुद मेहनत करने की जगह करवाने पे लगेगा, तो जिस दिन तेरे लिए ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे उस दिन तेरा इनकम ट्रिमेंडस होगा। करवाने वाले पैसा कमाते हैं, करने वाले नहीं। इन्होंने जिन्होंने सिखाया वो लोग हैं जो मेहनत नहीं करते, करवाते हैं, या ऐसा ही सिखाते, जो होता है वो नहीं सिखाते। अब बोले ऐसे थोड़ी होता है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग थोड़े ऐसे रहते, कुछ भी बोला किसी ने भी और हमने बिलीव किया, ऐसा थोड़ी है ना। आप पढ़े लिखे हैं, आपको कोई ऐसा क्यों फंसा सकता है? नहीं फंसा सकता। इंडिया की कंट्री के फ्लैग में कितने कलर्स हैं? 4 कलर है। आप उसको तिरंगा क्यों बोलते हैं? आप तिरंगा क्यों बोलते हैं जब कलर 4 है? आपको कलर भी मालूम है कौन से 4 है, फिर भी आप उसको तिरंगा बोल रहे हो, वो भी चिल्ला के बोल रहे हैं। कलर अगर 4 है तो वो तिरंगा का प्रोमिनेंट कलर कौन सा? अब बहुत फंसने वाले हैं। कौन सा प्रोमिनेंट? सैफरन, व्हाइट एंड सो प्रोमिनेंट कौन नहीं है? फंसने वाले देखो, बहुत बड़ा तकलीफ में से जाके घर पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। ब्लू माइनर है कि मेजर है? खत्म, आप फंसने वाले। ये बिना ब्लू का आपका झंडा बनता नहीं, इधर ब्लैक नहीं डाल सकते। आपके पास ब्लू कलर नहीं है, इसके लिए आपने ग्रीन का इस्तेमाल किया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फ्लैग बनेगा लेकिन वो इंडिया का फ्लैग नहीं होगा। इंडिया का फ्लैग चाहिए तो उसमें वो ब्लू कलर का ही लगेगा। सो आपको एक्चुअली फ्लैग बनाने के लिए 4 कलर लगते हैं, लेकिन अपने मुंह से क्या बोलते हैं? क्यों ऐसा? किसी दिन टीचर को क्यों नहीं पूछा, टीचर ये 4 कलर है, तिरंगा क्यों बोलते हैं इसको? पूछा रहेगा? नहीं पूछा? हम लोग ऐसा नहीं है, पैदाइशी ऐसे नहीं है। किसी बच्चे को काम करने को बोलो कि उसको करना नहीं है, वो बिलीव नहीं करता, वो करने को बोलो नहीं करेगा, आपको मुंह पे बोलेगा नहीं करता जा। लेकिन वो बच्चे चाहिए जो स्कूल में गया नहीं, वो बच्चा नहीं जो स्कूल में गया है, वो बच्चे चाहिए जो अभी तक स्कूल में गया नहीं। उस बच्चे को बोलो कि ये कर, नहीं करेगा, और वो करने से उसको रोको जो उसको करने में इंटरेस्ट है। आपको पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंसान खुद इस्तेमाल करके, यानी खुद एक्सप्लोर करके सीखने वाला एनिमल है। किसी ने दूसरे ने बताया इसके लिए वो फॉलो नहीं करता है, उसको फॉलोअर बनाया जाता है स्कूल में डालने के बाद। तो आपने स्कूल में अपने आपके दोस्त ने किसी ने पूछा होगा, टीचर कलर 4 है, तिरंगा क्यों बोलते हैं? टीचर के समझ में आया इसको जरा ज्यादा दिखता है। अब इसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा तकलीफ बनेगा बाद में। इसके लिए टीचर ने बोला होगा एक काम कर, जरा सबके सामने आके ये सवाल पूछ, ताकि सबको बेनिफिट मिले। इसने सबके सामने आके सवाल पूछा, कलर 4 है, तिरंगा क्यों बोलते हैं? टीचर ने उठ के ये कान के नीचे खींचा, पूछा अभी कितने कलर दिखते तेरे? मुंह से अपने आप आया तिरंगा है टीचर। इसको ट्रेनिंग दिया जाता है, बॉस इज ऑलवेज राइट, अपना दिमाग लगाना नहीं। तेरे को जो बोला ना वो चुपचाप याद कर, वैसा कर, वैसा बिलीव कर, वर्ड टू वर्ड आना चाहिए, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा व्यू डेवलप करने के लिए स्कूल में नहीं डाला है, दूसरे का व्यू एज इट इज एक्सेप्ट करना, ये इंटेंशन है इस ट्रेनिंग का। तुम्हारा व्यू डेवलप करना ये स्कूल का ऑब्जेक्टिव नहीं। अनफॉर्चुनेटली आपको फॉलोअर बनाते हैं, लीडर नहीं। वो ट्रेनिंग नहीं देते जो रियली सही मायने में पैसा कमाने के लिए और करियर बिल्ड करने के लिए आएगा। आपको सिखाएंगे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुआ और खरगोश में कंपटीशन लगा, जिसमें आगे जाके खरगोश हो गया, धीरे धीरे कछुए ने कंपटीशन कंप्लीट करी और कछुआ जीत गया। मैंने आगे बोलने का जरूरत नहीं, अपने आप मोरल आएगा।
आपके खून के बूंद बूंद में डाल के रखा है ये स्टोरी। अपने कंट्री में एक भी आदमी नहीं है जिसको ये स्टोरी मालूम नहीं, उसको भी जो स्कूल में नहीं गया उसको भी मालूम है, इतना बिलीव करते हैं। लेकिन अगर इतना बिलीव करते हैं तो ये जो कछुआ स्लो था, स्टडी था, इसकी वजह से जीता क्या? नहीं, उसका वो कॉम्पिटिटर खरगोश आगे जाके सोया इसकी वजह से जीता। अगर वो नहीं सोता तो ये स्लो और स्टडी रहने की वजह से नहीं जीता है, उसकी कॉम्पिटिटर की गलती की वजह से ये जीता है। अगर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस पे बिलीव करके आपने ये स्ट्रेटेजी ले ली और कल को कंपटीशन में उतरे तो बाजू का आपका कॉम्पिटिटर आगे जाके सोया नहीं तो आप जीतेंगे नहीं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जब सिखाया जाता है तो नीचे 3 स्टार भी होते हैं, कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन ये है कि कॉम्पिटिटर आगे जाके सोना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कॉम्पिटिटर की तरह मिलता नहीं, इसके लिए ऐसा सक्सेस ये स्ट्रेटेजी से आता नहीं। सीखा नहीं, ये चाहिए कि जब आप कंपटीशन में पार्ट लेते तब अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के पहले सोना नहीं। ऐसा अगर आपने किया तो एक बार ये गलती खरगोश ने करी, वो अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के पहले सोया और ऐसे टुच्चे कॉम्पिटिटर से हारा जो उसके साथ कंपटीशन में पार्ट लेने की औकात का भी नहीं था। इट्स अ पेस एंड कंसिस्टेंसी विल विन द रेस। आप में एबिलिटी है लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दिए तो ये एबिलिटी होने का कोई फायदा नहीं। लाइफ में आपको हजारों बार ऐसा एक्सपीरियंस आएगा कि जो आपसे कमजोर है वो आपसे आगे निकल गए क्योंकि आपने कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखाया। जो होता है वो सिखाना चाहिए, जो नहीं होता वो सिखाते हैं। आपको किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में किधर भी ये कभी भी नहीं सिखाते कि आइडियल बिजनेस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आपको नौकरी करनी, मैं किसी फार्मा कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, किस कंपनी में काम करूँ? वो जो प्रॉफिट में ऑब्वियसली लॉस मेकिंग कंपनी में मैं जॉब ढूंढूं, आज मिल जाएगा, कल अगर 2 साल के बाद बंद पड़ा तो 2 साल के बाद बंद पड़ा तो शायद मिल भी जाए, 15-20 साल के बाद बंद पड़ा, मैं 40-45 साल का तो मुझे किधर काम भी नहीं मिलेगा। सो मुझे वो कंपनी चाहिए जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट में और आने वाले 30-35 साल तक जिसका करियर ग्राफ बेहतर रहेगा। ऐसी कंपनी कौन सी, ये मुझे अगर ढूंढना है तो जॉब करते टाइम पे मुझे ये मालूम होना चाहिए ना कि कौन सा बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा। मेरे पास 3 कंपनी का ऑफर है, तो इसमें से बेस्ट कंपनी कौन सा? वो जो मुझे बेटर पगार देती है या वो कंपनी जिसका फ्यूचर में जबरदस्त बड़ा एक्सपेंशन है, जो मुझे प्रमोशन का स्कोप देगी? क्योंकि जब कंपनी एक्सपेंशन करेगी तो ऑब्वियसली उनके जो करंट एम्प्लॉय है उन्हीं को स्कोप मिलेगा। सो बेस्ट कंपनी कौन सा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा कंपनी बेस्ट रहता है, ये मुझे स्कूल में या कॉलेज में नहीं सिखाना चाहिए। 4 या 5 हजार रुपए इन्वेस्ट नहीं करते आप, जिंदगी इन्वेस्ट करते कंपनी में, पूरा लाइफ इन्वेस्ट करते उस कंपनी में। बेहतर कंपनी कौन सी जिसमें आपका लाइफ डाला जा सकता है, वो ट्रेनिंग हर बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। रैंडमली किधर भी काम मिले उधर करियर करना शुरू कर मिडिल एज में आने के बाद इनको समझता नहीं अभी क्या करें। ये ट्रेनिंग इन्होंने स्कूल में नहीं दिया क्योंकि आपको एक्चुअली उनको एम्प्लॉय बनाना है, बिजनेस करने का एबिलिटी आपको देना नहीं है। सो कॉल्ड एमबीए करके जब बाहर आते हैं उनको आके पूछते हैं हम लोग डॉलर वर्सेस रुपए में फ्लक्चुएशन क्यों होता है बता? बोलता है वो फाइनेंस में इसलिए क्या, अपना कुछ लेना देना नहीं है उससे। ज्यादा डिटेल मालूम नहीं। यूरोप में अगर कुछ चीजें एक्सपोर्ट करनी है मुझे तो कौन से प्रोडक्ट तो किधर कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट करूं तो मुझे ज्यादा मार्जिन मिलेगा और बेहतर सब्सिडी मिलेगी। इंडियन गवर्नमेंट किस स्टेट में कौन से प्रोडक्ट के लिए ज्यादा सब्सिडी देता है? अगर मैं हिमाचल में फार्मा का प्लांट लगाऊं या मैं गुजरात में लगाऊं, किधर मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी? ये मुझे सिखाएंगे। एमबीए किया है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मालूम नहीं। ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती है ना, मैटर ये बहुत करता है। ये नहीं सिखाएंगे आपको, इतना सिखाएंगे 1715 में किसका वॉर किसके साथ हुआ बताओ, किसने मारा, कौन मारा, मारने वाले का नाम, मरने वाले का नाम, मारने वाले का रिलीजन, मरने वाले का रिलीजन, याद कर, टाइम याद कर, डेट याद कर, मरते टाइम उसने क्या डायलॉग इस्तेमाल किया वो भी पूछा जाएगा, 2 मार्क होते हैं उसके। तो उसने क्या स्टेटमेंट बोला था ये भी याद कर। क्या ऐसा हुआ है? मेरे बच्चे को बोला ये बाजू वाला है ना, उसका दादा ने तेरा दादा का सर फोड़ डाला। तारीख ये, टाइम ये, जगह ये,
तेरा दादा कई साल तक पागल पागल बन के घुमा और बाद में मर गया। ये झगड़ा इसके लिए हुआ था क्योंकि तुम्हारे परदादा का उसने एक्चुअली पैर तोड़ा था उसके परदादा ने। वो झगड़ा किधर हुआ था, उस जगह पे हुआ था, वो तारीख थी। ये सारी चीजें याद करा करा के, बाहर करा करा के अब भी आगे बोलते हैं सब याद हुआ। अब अपने को दोस्ती में रहना है, झगड़ा नहीं करना है। अरे तूने जो याद कराया उसमें सब मारा मारी याद कराया, ये दोनों ने मिलके किधर तो अच्छा काम किया रहेगा ना इतने साल में। जो मारा मारी याद करा रहे हो तो उतना भी याद कराओ कि जिस दिन दोनों ने साथ में काम किया था तो बेस्ट कुछ तो किया रहेगा। ऐसी 10 चीजें याद कराओ और उसके बाद एक आध शायद ऐसा छोटा सा इंसिडेंट बता दो अगर तुमको हिस्ट्री का पार्ट लगता है तो। ये याद करा रहे, जबकि ये याद कराना चाहिए कि फ्यूचर के लिए मुझे प्रिपेयर कैसा होना है। इन्वेस्टमेंट बेस्ट कंपनी आइडेंटिफाई इसके लिए नहीं करते क्योंकि आपने कुछ पैसे कमाए और वो कंपनी में डाले और फ्यूचर में बेटर आएगा। इन्वेस्टमेंट जब आप अंडरस्टैंड करते हो तो एक तो पहली बात आप अपने खुद के एफर्ट्स भी वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। जो अच्छी कंपनी जॉब के लिए आइडेंटिफाई कर सकता है वही इंसान उस जॉब में से मिले हुए कुछ पैसे और एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसी कंपनी होती है ये आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। तो उसके लिए सीखना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये नहीं सीखेंगे। इधर आए हुए लोग बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव से नहीं आते, बहुत सारे लोग बोर भी हुए होंगे तो ये फालतू है, ये सब बंद कर। क्या देख के तू बाय करता है, क्या देख के सेल करता है वो हमको दिखा। ये फालतू का लेक्चर में आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो सॉफ्टवेयर में कैसा सिग्नल आता है बाय का सेल का उसको पता हमको, वो देखेंगे और वो ट्रेड करेंगे और कल से पैसा कमाना शुरू करेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव लेके बहुत सारे लोग आते हैं और उनको लगता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा टूल प्रॉफिट देता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा किधर भी कुछ भी नहीं है जो आपको प्रॉफिट दे कि वो सॉफ्टवेयर आपको आके बताए बाय करो और चलो। हाँ, ऑटो पायलट पे डाला जाता है, टेक्नोलॉजी काफी आगे गया है, ऑटो पायलट पे हम डालते हैं लेकिन वो पायलट ही डालता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि सारे पैसेंजर बैठने के बाद एक अनाउंसमेंट होता है कि एक आदमी आ जाओ पैसेंजर में से अंदर कॉकपिट में, उधर एक राइट साइड में एक रेड कलर का बटन है वो दबा देना, हम फ्लाई करेंगे। अंदर फ्लाइट में पायलट नहीं है क्योंकि ऑटो पायलट है, तो पायलट का क्या जरूरत है। क्रूज कंट्रोल पे डाला जाता है ना, अरे गाड़ी हमारी आज भी क्रूज कंट्रोल पे चलती है। कोई गया गाड़ी देखने के लिए, उसने पूछा गाड़ी कैसी है, तो अच्छी है, सारे फीचर्स बताए। उसने बोला लेकिन मैं लेना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कैसे चला। बोला कोई जरूरत नहीं, क्रूज कंट्रोल है ना, बटन दबाने का गाड़ी अपने आप चलता है। ये क्रूज कंट्रोल पे कब डालना है और कब नहीं डालना ये ड्राइवर डिसाइड करता है, तो उसके लिए पहले ड्राइवर बनना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का एडवांटेज आप तब लेंगे जब आपने बेसिक लेवल क्रॉस किया है। मार्केट में कुछ टेक्नोलॉजी से एडवांटेज दिया जा सकता है लेकिन उसके लिए पहले कुछ बेसिक क्लियर करना पड़ता है। इसके लिए ऐसे सॉफ्टवेयर के उम्मीद में अगर आप आए जो अपने आप बाय सेल देगा तो पहले अनफॉर्चुनेटली आपको थोड़ा सा डिस्करेज करूं कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो म्यूचुअल फंड ने फंड मैनेजर नहीं रखे होते, सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीद करके अपने आप चलाया होता है। क्योंकि फंड मैनेजर को लाखों करोड़ का सैलरी देने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने आप बाय होगा और अपने आप। पहली बात, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया वो सॉफ्टवेयर बेचेगा क्यों? सॉफ्टवेयर बेचने में बहुत झंझट है, लोगों को जिसको बेचे उसको सर्विस देना पड़ता है, उसको जो जो टेक्निकल डिफिकल्टी आएगी इसके लिए सपोर्ट टीम लगानी पड़ेगी, उसको बार बार प्रॉब्लम आएंगे उसके लिए उसको घर पे जाके सबसे बताना पड़ेगा, इसके लिए सेल्स वाले रखने पड़ेंगे, सपोर्ट वाले रखने पड़ेंगे, फिर क्लर्क रखना पड़ेगा, फिर प्यून रखना पड़ेगा, फिर इनका मैनेजर, ये सब करके ऑडिट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके सब खर्चा वर्चा और फिर प्रॉफिट। ऐसा पैसा क्यों कमाएगा? सॉफ्टवेयर डायरेक्ट मार्केट में इस्तेमाल करके वहीं से पैसा कमाए ना, तो ज्यादा आसान नहीं होगा। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं होता है। हाँ, लेकिन क्लेम किया जाता है, आप जो मांगे वो सब देते हैं ना लोग। सो क्लेम ऐसे कई सारी चीजें होती है लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। मंथली डबल तो उससे भी नहीं होता। मंथली अगर डबल हुआ तो 1 लाख से शुरू करेंगे पहले महीने में, 2 लाख दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में 16, 5वें महीने में 32, छठे महीने में 60 और 7वें महीने में 128, 8वें महीने में 256, 9वें महीने में 512, 10वें महीने में 1024 लाख। अभी 24 लाख चिल्लर रखते, क्या करने का रख के उसको डोनेट करते, कैलकुलेशन में भी तकलीफ हो रहा है। 1000 लाख रखते हैं 10वें महीने में, 11वें महीने में 2000 लाख और 12वें महीने में 4000 लाख हो गए। ऐसा करियर आपका सिर्फ 5 साल का रहा, कितने हो जाएंगे?
जब भी गवर्नमेंट को बजट बनाना होगा आप ही को फोन करेंगे डायरेक्ट हॉटलाइन पे। अंबानी भी बस आपके बलबूते पे धंधा कर रहा होगा, आप है, इसको कोई टेंशन नहीं, इतना पैसा होगा। ये ऐसा क्लेम करने वाला रेलवे से क्यों घूमता है, ट्रेन से क्यों चलता है? ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ऐसे सिर्फ क्लेम है। प्रैक्टिकली मार्केट ऐसा नहीं होता। मार्केट में पैसा ऐसा बताया जाता है लेकिन ऐसा नहीं मिलता। टेक्नोलॉजी का हम ऑब्वियसली एडवांटेज लेंगे। मार्केट एक ट्रिमेंडस बेहतर प्लेटफॉर्म है उनके लिए है जिनका बेसिक पहला क्लियर। टूल्स की वजह से कभी भी सक्सेस नहीं मिलता, याद रखना। मैंने मशीन गन बना के रखा है, ट्रिगर दबाएंगे ना 500 गोलियां सेकंड में निकलती है। ऐसा मशीन गन इनको दे दिया और इनको बोला जाना पाकिस्तान की बाउंड्री पे मैक्सिमम पाकिस्तानी को खत्म करना। क्या लगता है आपको जाएंगे क्या? जाएंगे? इतना बेस्ट मशीन गन दिया है, बचपन से इनको बोला है मारामारी करना नहीं, मारामारी करना बहुत बुरी बात है। किसी इंसान को मार डालना अरे तो बहुत बड़ा पाप है, तो कभी करना ही नहीं, गलती से भी नहीं करना। किसी ने गाली दी, तुमको गुस्सा आया, टॉलरेट नहीं करते तो निकल जाओ वहां से चाहिए तो, लेकिन हाथ उठाना नहीं। अगर गलती से कोई इंसान मर गया तो सोशल, लीगल, साइकोलॉजिकल क्राइसिस से जाओगे। बचपन से जो चीज गलत बना के रखा है, आप भी बोल रहे बाउंड्री पे जाना और मैक्सिमम दिन को मार डालना, जबरदस्ती फिर भी भेजा और इन्होंने ट्रिगर दबाया, सामने वाले को गोली लगी, उसको खून में तड़पता देखेंगे, वोमिटिंग आना शुरू हो जाए। एक आदमी मार डाला मैंने, उसकी फैमिली होगी, उसके बीवी बच्चे होंगे, उसके पेरेंट्स होंगे, बर्बाद कर डाला पूरा एक फैमिली को। ये सोच नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है और कुछ लोगों को मारेंगे? ज्यादा फोर्स किया तो अपने आप को मार लेंगे लेकिन अगले को गोली नहीं मार सकते। मुझे इनको मशीन गन दे के फायदा नहीं है, मुझे इनको रीजन देना पड़ेगा कि ये क्यों करना है, ये करना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। और रीजन मैटर करता है। मुझे इनको भड़काना पड़ेगा, मुझे इनको गुस्सा देना पड़ेगा, मुझे इनको बताना पड़ेगा कि अपनी कंट्री में वो लोग आए तो हमारे लोगों के साथ वो क्या क्या कर सकते हैं, उसका पिक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। थोड़ा मसाला लगा के बात करनी पड़ेगी, पास की कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। और ऐसे में वो गुस्से में आए और तब मैंने बोला अब उनको रोकने के लिए अपने पास मशीन गन नहीं है, पुरानी गन पड़ी, उसी से काम चलाना पड़ेगा। ये इतने गुस्से में होंगे कि पुरानी गन उठाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, 4 चीजों को जब तक खत्म नहीं करेंगे इनका गुस्सा ठंडा होगा नहीं। जो काम मशीन गन से नहीं आएगा वो पुरानी गन से आ सकता है, प्रोवाइडेड मैंने रीजन दिया हो कि ये करना कितना जरूरी है, ये करना बेस्ट है, ये करना जरूरी है, ये जरूरत क्रिएट करनी पड़ती है, तब सक्सेस मिलता है। टूल की वजह से सक्सेस नहीं मिलता। टूल अगर सक्सेस देते ना तो रिचेस्ट पेरेंट्स के बच्चे जिनको सबसे बेस्ट ट्यूटर, बेस्ट स्कूल, बेस्ट मेरिट नेशन का मेंबरशिप, होम रिवाइज का सीडी, दुनिया भर का चीज बच्चा 60-70 लेके आता है। और जिसको दूसरे का बुक मांग के पढ़ना पड़ता है वो 90 क्रॉस कर रहे। टूल्स की वजह से सक्सेस नहीं आता, रीजन चाहिए कि ये क्यों करना है, आप सक्सेस खींच के लाएंगे। टूल सबके लिए सेम है, मार्केट सबके लिए सेम है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन हर आदमी उस टूल से बेनिफिट नहीं उठा सकता जब तक वो जरूरत आप क्रिएट नहीं करते। ये जरूरत क्रिएट हुई फिर बाद में मैं टूल दे दूं आपको, आप घुस के पैसा लेके आएंगे मार्केट। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो आप जाएंगे और आके बोलेंगे नहीं होता है, एक्चुअली ऐसा बोलता है, ऐसा नहीं होता है। अभी सपोज इनको बोला उनको एक मारो, उनको एक फटका मारो, तो क्यों मारो? आप बोले मारो, मैं मारू, ऐसा नहीं होने वाला, मैं नहीं मारने वाला। तो ठीक है, मेरे एडवर्टाइज देखिए आपने जिसमें मैंने लिखा है 5,000 रुपए का 14 साल में 1 करोड़। कैसा करना है, स्ट्रैटेजी चाहिए, एक फटका मारना पड़ेगा। उनको एक फटका मारो, मैं तुरंत बताएगा कैसे करते हैं। जब तक मारता नहीं है मैं बताता नहीं है। अब बाकी के लोग बोले यार मारो यार, तुम जब तक मारता नहीं, हमको भी नहीं बता रहे मार अभी। तो ऐसे में उन्होंने उनको एक फटका मारा। ये ऐसी एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन हम इधर डिस्कस कर रहे हैं, हमारे आपस में बातें हो रही है, इसमें इनका किसी कारण में झगड़ा हुआ, जिस झगड़े में उन्होंने इनको बहुत गंदी गाली दी, जिसकी वजह से ये भड़के और भड़कने के बाद जो इन्होंने खींचा, इसमें ज्यादा ताकत रहेगी पहले केस में कि दूसरे केस में? क्यों? इसको मारना चाहिए, ये मार खाना डिजर्व करता है, ये अंदर से कन्विंस हुए और तब जाके इन्होंने एक्शन लिया, तब ये पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन पहले केस में ये मन में इनको कि नहीं मारना चाहिए, कुछ बिगाड़ा नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी हमने एक लालच जोड़ा जिसकी वजह से उनको एक्शन लेना पड़ रहा है। लेकिन वो एक्शन लेते टाइम अंदर से इनको लगता है कि नहीं ये कर रहा है, ये सही नहीं कर रहा है, नहीं मारना चाहिए। जब उनको फिर भी मारने के लिए जाएंगे तो वो सेल्फ डिफेंस में इनका हाथ पकड़ेंगे, ऑब्वियसली अपने आप को बचाने के लिए जाएंगे। जैसे हाथ पकड़ेंगे तुरंत बोलेंगे सर मारने नहीं देता है, आपने बोला मारो, मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो हाथ पकड़ रहा है सर।
लेकिन दूसरे केस में जब उन्होंने गाली दी और जब इन्होंने भड़क के मारने के लिए हाथ उठाया, उस केस में भी उन्होंने सेल्फ डिफेंस में इनका हाथ पकड़ा, लेकिन राइट हैंड पकड़ा ना तो ये लेफ्ट हैंड से मारने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट हैंड भी पकड़ा तो नीचे से लात मारेंगे जब तक फटका नहीं बैठता है, चुप नहीं बैठेगा। इंसान जब कन्विंस होकर एक्शन ले तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, वो रिजल्ट लेके आता है, वो रीजन लेके नहीं आता कि ये नहीं हो रहा है। रीजन वो सुनाते हैं जिनको एक्चुअली वो अचीव करना ही नहीं होता, उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता। जिसको इंटरेस्ट होता है ना वो प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन ढूंढता है, वो एक्चुअली लेके आता है। लेकिन वो लोग रीजन बताते हैं जो अंदर से कन्विंस नहीं है कि जो करना है वो किसी भी हालत में करना है, क्योंकि हर काम जो करने को जाएंगे प्रॉब्लम आएंगे। जब आपने साइकिल सीखा था कितनी बार गिरे थे? पहले ही दिन शुरू हो गए? नहीं पॉसिबल है, बहुत बार गिरे, कोने टूटे, घुटने फूटे, सर भी फूटा होगा किसी का, लेकिन बार बार कोशिश करी तब जाके आप सक्सेसफुल हुए हैं। इधर भी आपको वही होने वाला है। वही लोग बार बार उठ के खड़े हुए, फिर उन्होंने कोशिश करी, जिनको साइकिल चलाने में वो इंटरेस्ट था, उन्होंने वो प्रॉब्लम को कॉन्कर किया और वो सक्सेसफुल हुए। एक बार आपको बैलेंसिंग आ गया, फिर बाद में गिरे नहीं जब तक आपने मस्ती किया नहीं। इस मार्केट में आप नया काम सीख रहे हैं, आप गिरने वाले हैं, लगने वाला है, कई ट्रेड आपके गलत जाने वाले। जब तक आपको परफेक्ट बैलेंसिंग नहीं आएगा आपको लगेगा, लेकिन इसमें से आपको बाहर आने के लिए फिर वापस उठ खड़ा होना होगा, और वो तब आप करेंगे जब आप ये बिलीव करेंगे कि ये मुझे आना चाहिए किसी भी हालत में। अगर वो आएगा और ये थॉट रहेगा तो ही इस मार्केट में सक्सेसफुल होंगे। वो सिर्फ 5% लोग होते हैं, 95% तो लोग इस मार्केट में एक्चुअली काम इसके लिए करते हैं क्योंकि इधर आसानी से पैसा मिलता है, उनको एक्चुअली मार्केट में इंटरेस्ट नहीं। आपको इंटरेस्ट है? आपको मार्केट में काम करने में इंटरेस्ट है? हाँ श्योर? दिखता नहीं है? ठीक है, आपने हाँ बोला और मैंने बिलीव किया, ऐसा होने वाला तो नहीं। एक टेस्ट लेते हैं आपका, एक छोटा सा टेस्ट है, प्लीज पार्टिसिपेट करना, ऑनेस्ट पार्टिसिपेशन नेसेसरी है। आपकी सिस्टर के मैरिज के लिए आप प्रपोजल ढूंढ रहे हैं, आपने 2 प्रपोजल शॉर्टलिस्ट करे, दोनों लड़के इंजीनियर है, तो इसका मतलब एजुकेशन स्टेटस सेम हो गया, दोनों एक ही घर के एक ही फैमिली के, इसका मतलब सोशल स्टेटस भी सेम हो गया, फाइनेंशियल स्टेटस भी सेम हो गया। अब कजन से तो पर्सनालिटी भी 19 भी सेम ही है यार, अब तो चूज कैसे करेंगे? हर चीज में वो दोनों सेम है। एक काम करो, इनका करियर देख लो। पहला लड़का इंजीनियर है और वो गवर्नमेंट में काम करता है, दूसरा लड़का भी इंजीनियर है लेकिन वो शेयर मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर है, वो दूसरा कुछ काम नहीं करता, वो 100% 24 आवर्स सिर्फ ट्रेडिंग करता है। आप कौन सा प्रपोजल लेंगे, पहला या दूसरा? और आप बोल रहे हैं आपको मार्केट में इंटरेस्ट है। आपको मार्केट में अट्रैक्शन है, इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट होता ना तो ये दुनिया का बेस्ट है, क्योंकि जब आपको एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट होता है तो उसमें प्रॉब्लम दिखता ही नहीं। वो दुनिया का बेस्ट ऑप्शन, आप सामने वाले को कन्विंस करेंगे कि वो बेस्ट क्यों है। लेकिन आप जब अट्रैक्टेड होंगे तो सामने वाले ने बताया कि ये प्रॉब्लम भी उसके साथ, मालूम है वो देखा क्या तुमने, तो वो टाइम पे आप सोचने शुरू करेंगे, यार ये तो सोचा ही नहीं मैंने। आपने सेकंड थॉट देना शुरू हो गया और आप उल्टा कन्विंस होने लगे कि ये ऑप्शन ड्रॉप करना चाहिए, सही नहीं है। अट्रैक्शन खत्म होता है, इंटरेस्ट खत्म नहीं होता है, इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, बढ़ता है। प्रॉब्लम में तो इंटरेस्ट और डेवलप होता है, क्योंकि सामने वाला अगर प्रॉब्लम में है तो उससे बाहर निकालने के लिए उसको मदद करता है। अगर अट्रैक्शन है तो वो खत्म होने में एक्चुअली प्रॉब्लम काम करता है। मार्केट में आपका अट्रैक्शन है, जैसे प्रॉब्लम दिखने शुरू हो जाएंगे आपका अट्रैक्शन खत्म होना शुरू हो जाएगा और प्रॉब्लम दिखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज में एडवांटेज है। तो जितना ज्यादा एडवांटेज उतना ज्यादा डिसएडवांटेज। इस मार्केट में अगर लाखों कमाए जा सकते हैं तो ऑब्वियसली किसी के तो जाते होंगे, तो इसका मतलब इसी मार्केट में लाखों जा भी सकते हैं। आपको कमाने वाले में जाना है, ये आपका डिजायर है। आप डिजर्व नहीं कर रहे फिलहाल, डिजर्व करने के लिए बहुत अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, बहुत तकलीफ में से जाना पड़ेगा, और वो तकलीफ लेने के लिए इंटरेस्ट चाहिए। वो है क्या? अगर है तो फिर पॉसिबल है, लेकिन बिना इंटरेस्ट का सक्सेस नहीं मिलने वाला। क्योंकि इस मार्केट में जिन लोगों ने पैसा कमाया, मैंने 1992 में जब मैंने पहली मार्केट में काम किया, रादर मेरे फर्स्ट ईयर बीएससी में मैंने एक्चुअली पढ़ना शुरू किया, पैसा कैसे कमाया जाता है, लोग जिन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया वो कैसा पैसा कमाया।
पहले मेरे हाथ में है, इस कंट्री में पैसा अगर कमाना है तो सबसे बिगेस्ट फील्ड है पॉलिटिक्स। ट्रेमेंडस पोटेंशियल है, अनलिमिटेड है। सेकंड ऑप्शन फिल्म इंडस्ट्री, थर्ड ऑप्शन क्रिकेट और फोर्थ ऑप्शन मार्केट। ये पहले 3 में गॉडफादर लगता है। मैंने पहले साल ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में कोशिश किया। मैं फर्स्ट ईयर में मेरे कॉलेज में सीआर था, सीएस था, जीएस था थाना कॉलेज में। कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ 6 महीने। लेकिन बाद में वहां पे पता चला ये इधर गॉडफादर लगता है, बिना गॉडफादर का आगे जाने नहीं देते। पर अपना कोई गॉडफादर नहीं है तो हम सिर्फ पोस्टर चिपकाने के काम में आएंगे, अपना काम पोस्ट में कभी नहीं रहेगा। तो वो मैंने पहले साल ड्रॉप किया। एक्चुअली ये एक ही फील्ड है मार्केट जिसमें गॉडफादर नहीं लगता, उसमें स्किल लगता है। बाकी तीनों के तीनों फील्ड में गॉडफादर लगता है। पॉलिटिशियन तो लड़का है, तो उसको लड़का लड़की जो भी है वो उसको पॉलिटिशियन ही बनाएगा। अगर 2 लड़के हैं तो एक को पॉलिटिशियन बनाएगा, एक को फिल्म स्टार बनाएगा। दोनों इस कंट्री के पैसे कमाने के सबसे बिगेस्ट सोर्सेस। वो आप पढ़े रहे और एकदम ऑर्डिनरी टू ऑर्डिनरी रहे, अभी भी इतना कमा सकते हैं जितना शायद किसी कंपनी का डायरेक्टर बनने के बाद भी नहीं कमा सकते। लेकिन फिर गॉडफादर चाहिए। ये मार्केट एक था जिसमें गॉडफादर नहीं लग रहा। सो जिन्होंने पैसा कमाया उनकी मेथड्स और उनके सिस्टम्स क्या है उनको पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई दूसरा गाइडेंस नहीं है। तो आपके पास बेस्ट गाइड होता है वही जो बुक्स, एक्सेस दूसरा कुछ भी नहीं है, सामने कोई ट्रेड करने वाला है नहीं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने इनको पढ़ना शुरू किया जो इस मार्केट के सबसे सक्सेसफुल लोग हैं और उनके सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। जब यह अंडरस्टैंड किया तो कुछ टेक्निक्स मेरे ध्यान में आए कि इनमें एक छोटा सा इशू है, क्योंकि कुछ लोगों को तो ऑलमोस्ट 100 साल हो गए। 100 साल पहले का इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में बहुत फर्क है। सो उनके जो सिस्टम्स और उनके जो रूल्स उस टाइम पे इस्तेमाल होते होंगे, उनको अगर मैं अभी इस्तेमाल करने के लिए जाऊं तो शायद वो इतने इफेक्टिव नहीं हो। सो उनको मुझे चेंज करना पड़ेगा, करंट इंडस्ट्री के ग्रोथ को उसमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे पहले जब बेंजामिन ग्राहम का अगर आप सिस्टम देखते हैं तो उन्होंने बुक वैल्यू बेसिकली वो होता है कंपनी की पूरी एसेट, कंपनी का लैंड, मशीनरी, भंगार, सब कुछ अगर बेच दिया तो जो पैसा आएगा वो हर शेयर के पीछे कितना मिल सकता है। सो इनमें कंपनी अगर कल को बंद हो जाती और ये सारी एसेट अगर शेयर होल्डर में हर शेयर के पीछे बांटी जाती है, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू से करंट प्राइस अगर 2 टाइम ज्यादा है, 2 टाइम अगर ज्यादा है तो ठीक है, उससे अगर ज्यादा है तो वो ओवर प्राइस्ड हो गया। लेकिन उस टाइम में इंडस्ट्री का जो ग्रोथ हुआ करता था वो ज्यादा से ज्यादा 6 to 7% एनुअली। लेकिन आज के जमाने में इंडस्ट्री ऑलमोस्ट कहीं कहीं पे 25% से 40% का ग्रोथ देता है, उसमें आप ये नहीं लगा सकते। सो फॉर्मूला सही है, लेकिन फिर उसके लिए जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको चेंज करने पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों के कुछ फॉर्मूला ऐसे डायनेमिक नहीं, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। सो उसमें डायनेमिज्म नहीं ला सकते, तो उनको ब्लेंड करना पड़ेगा और उनको ब्लेंड करना शुरू कर दिया। और उसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने शुरुआत किया, यानी उन मेथड्स को इस्तेमाल करके, रिसर्च करके, स्टडी करके उनको इस्तेमाल किया। आज अगर वो फॉर्मूला देखते तो यहाँ पे अगर आप इस साइट में देखते हैं तो जैसे ग्राहम का एक नंबर है, वैसे मेरा भी एक नंबर है जो आपको यहाँ पे दिखता है। ग्राहम का नंबर, फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है एसीसी में ग्राहम नंबर आ रहा है 695 रुपीज 39 पैसा। तो इसका मतलब ग्राहम के फॉर्मूला के हिसाब से, ग्राहम यानी बेंजामिन ग्राहम जो वॉरेन बफेट का गुरु माना जाता है, उनके हिसाब से एसीसी का प्राइस होना चाहिए 695 रुपीज। लेकिन वो एसीसी का करंट प्राइस 1700 चल रहा है। सो ग्राहम के हिसाब से ये काफी ओवरबॉट हुआ है, 3 टाइम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, सो एक्सपेंसिव है। ओके, सो ये इस तरह का जो फॉर्मूला इन्होंने इस्तेमाल किया, वैसे मेरे भी फॉर्मूलाज है जिनको मैंने इस्तेमाल किया क्या करता हूँ। सो जो आप कई सारी ऐसे साइट्स पे जाते हैं तो उसमें पेट्रोस की है या ग्राहम है जिनके मैंने यहाँ पे आपको फोटो दिखा है। सो इनके फॉर्मूलाज जैसे इस्तेमाल होते हैं वैसे मेरा भी फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होता है। ये फॉर्मूला जब आप इस्तेमाल करते हो तो दिखता कैसा है। सो जब आप स्कैन करते हो तो स्कैनिंग में क्वेरी आएगी
क्वेरी जब रन करोगे तो कंपनी के साथ मेरा ये फॉर्मूला आपको साथ में दिखता है। इस पीरियड में एग्जांपल के लिए लिया 28 मार्च, ऑस्कर इन्वेस्टमेंट नाम के ये कंपनी में सबसे हाईएस्ट रेटिंग है 87.50 आउट ऑफ 100। ये 87.5 ये सबसे हाईएस्ट रेटिंग पे ये कंपनी है। कंपनी का नाम है ऑस्कर इन्वेस्टमेंट। ऑस्कर इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये वो कंपनी, फोर्टिस आप जानते होंगे, फोर्टिस हेल्थकेयर, उनका ये इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसको आप रैलीगेयर के नाम से भी जानते हो, वो कंपनी का ये पार्ट है ऑस्कर इन्वेस्टमेंट। ये हमारे इस फॉर्मूला में फीचर हुआ 28 मार्च। जब ये फीचर हुआ था प्राइस था 235 रुपीज के आसपास। 28 मार्च ऑस्कर इन्वेस्टमेंट 235 रुपीज। यही ऑस्कर इन्वेस्टमेंट 11 अप्रैल यानी ऑलमोस्ट 13-14 दिन के बाद 408 रुपीज 90 पैसा का हाई क्रिएट करता है। जो ऑस्कर इन्वेस्टमेंट 28 मार्च को हमारे स्कैन में आता है सबसे हाईएस्ट रेटिंग में, तब ये 234 28 मार्च यानी 28 मार्च को, और ये 28 मार्च यहाँ पे वो शेयर रहेगा जो 235 के आसपास यानी 250 के नीचे था, और यहाँ से ये शूट हो गया 409 पे विदिन 15 मिनट्स। ये फॉर्मूला ऑब्वियसली कंपनी की ग्रोथ को कंसीडर करता है, कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटीज को भी कंसीडर करता है, लेकिन इसका ये जो इम्पैक्ट हमने अंडरस्टैंड किया ये 15 दिन में, या हम इसको कहते हैं एकदम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग जिसको कहा जा सकता है, एकदम ट्रेडिंग भी नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग जनरली इंट्राडे या 2-3 दिन के लिए होता है। ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता है कम से कम साल भर का, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जनरली 5 इयर्स का, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जनरली ओवर एंड अबाउट 10 इयर्स। सो हम इसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं कह सकते, लेकिन ये स्विंग ट्रेडिंग के फॉर्मूला में जब बैठे तो इसने हमें ऑलमोस्ट जो रिटर्न दिए 235 का 410, ये काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने 15 दिन में दिया। ये अगर 15 दिन में इतना रिटर्न देता है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये चूज करे तो और बेहतर रिजल्ट दे सकता है। ऑब्वियसली ये हुआ क्योंकि उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया होगा, तो रिजल्ट की वजह से वो शूट हुआ होगा। सो जब ये लॉन्ग टर्म के लिए फीचर करता है तो ये क्या रिजल्ट देता है। इसी फॉर्मूला को मैंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, मेरे लाइफ का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 1992 मैंने बीएससी जब पास आउट किया, आई स्टार्टेड माय करियर विद अमेरिकन शेयरिंग, ये फार्मा कंपनी है। पहली सैलरी मुझे 5000 रुपये मिली थी 92 में, जिसको मैंने इन्वेस्ट किया। 92 दिसंबर में मैंने जॉब लिया, 92 पास आउट हूँ तो रिजल्ट आया हमारा जुलाई में, मुझे दिसंबर में जॉब मिला। मुझे जो सैलरी मिली वो मैंने यहाँ इन्वेस्ट करी। ये मेरा नाम इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका इशू आया था फेब में, जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था 5000 रुपीज जो इन्वेस्ट किए थे, इसकी वजह से मुझे 96 रुपीज के हिसाब से 50 शेयर आए, जिसको मैंने अभी आपको सर्टिफिकेट दिखाया। 1994 में मुझे बोनस मिला, शेयर बने 100। 97 में मुझे बोनस दिया इन्फोसिस ने, शेयर बने 200। 99 में बोनस दिया गया, शेयर बने 400। 2000 में 1 के 2 शेयर स्प्लिट हुए, शेयर बने 800। 2004 में मुझे 1 पे 3 का बोनस मिला, शेयर बने 3200। 2006 में मुझे फिर एक बार बोनस मिला, शेयर बने 6400। 2014 में लंबे समय के बाद फिर एक बार बोनस मिला, शेयर बने 12800। 2015 में लास्ट बोनस दिया इन्फोसिस ने, शेयर बना 25600। सो 25,600 शेयर्स का होल्डिंग अभी भी है, मैंने ये शेयर बेचा नहीं है। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसका शेयर सर्टिफिकेट मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया। 25,600 शेयर्स और लास्ट हफ्ते का इन्फोसिस का प्राइस एसेट वैल्यू बनता है 3 करोड़ 9 लाख, ऑलमोस्ट 10 लाख ही हो गए। बहुत मेहनत किया मैंने इन्फोसिस में, दिन रात सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए दिमाग खपाया। दोपहर को अकाउंट चेक करने का, शाम को कस्टमर केयर डिपार्टमेंट संभालते संभालते 1-1.5 बज जाते घर पे आने को, फिर सुबह 6 बजे मैं ऑफिस में आया। दिन भर इतना मेहनत किया, तब जाके इन्फोसिस ने 3 करोड़ रुपए दिया है ना। ऐसा मैंने किया। इन्फोसिस में नौकरी मिली ना तो पेरेंट पूरे सोसाइटी में पेड़ा बांटते हैं, मेरे लड़के को इन्फोसिस में नौकरी मिला,
लेकिन वही लड़का बोले वो ही इन्फोसिस का सैलरी का जाके इन्फोसिस के शेयर ले लूं क्या, जब फालतू काम करना नहीं, वो मार्केट के नाद में लगना नहीं, वो पैसे को बैंक में रख, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। मालिक बनना गलत और नौकर बनना अप्रिशिएट करके। सुबह से लेकर रात तक मैंने काम नहीं किया, उन लोगों ने काम किया जिनके पेरेंट ने पूरी सोसाइटी में पेड़ा बांटा। उनको किसी को 3 करोड़ कंपनी ने दिए क्या, चारा नहीं का काम नहीं किया मैंने, लेकिन कंपनी ने मुझे 3 करोड़ दिए, मैंने अभी तक डिविडेंड पकड़ा नहीं है। ये मार्केट टू मार्केट प्राइस, मेहनत करने से पैसा मिलता है। लोगों को ये 1999 से हर सेमिनार में दिखा रहा, हर हफ्ते 3 सेमिनार विदाउट फेल लास्ट 18 साल से चल रहे। एवरी वीक 3 सेमिनार स्कूल में लास्ट 18 साल से विदाउट फेल चल रहे हैं। हर सेमिनार में चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, ये जब भी गिरेगा छोड़ना नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। 1999 से लेके हर सेमिनार में ये बताया गया। तो अब भी जब बायबैक आया था इन्फोसिस के 2 महीने पहले, तब एक्चुअली बहुत सारे फोन आने लगे ऑफिस में, सर अभी बायबैक आया है, देना है क्या? बोला आपको, मैंने आपका सेमिनार अटेंड किया। बोला तो ये क्यों सवाल क्यों पूछ रहे, बायबैक देना है क्या? नहीं मैंने लिया है ना। आपने इन्फोसिस लिया है? हाँ। अभी देना है क्या बायबैक में? लेकिन मेरे कुछ सवाल का अभी जवाब दो, आपने इन्फोसिस लिया, आपने क्लास किया है? नहीं आपका सेमिनार अटेंड किया, आपने क्लास नहीं किया, सेमिनार अटेंड किया। अच्छा, कब आपने सेमिनार अटेंड किया? 99। तो 99 में, और शेयर कब लिए? तभी आपने जो 400 शेयर थे आपके दिखाए ना, तो मैं भी गया और मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके 400 शेयर जमा किए। तो तब का 400 शेयर, तो तुमको भी स्प्लिट और बोनस आया रहेगा ना? हाँ आया। तो इसका मतलब तेरे पास 3 करोड़ रुपए अभी है ना? तो 3 करोड़ रुपया लिया है, उसके बाद तूने क्लास नहीं किया, उतना करने का क्यों? अच्छा वो नहीं किया ना मैंने, मेरा काम हो गया। तो तुमको अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम आता तो बोलता है सर आपका हर महीने में 3-4 सेमिनार में किधर ना किधर ट्रैक करके अटेंड करके जाता था, सिर्फ देखता था अभी भी दिखा रहे ना। हर सेमिनार में दिखा रहे, तो मैं कंफर्म है आपका है। जिस दिन आप दिखाना बंद करेंगे उस दिन रुक के पूछूंगे सर बेचा आपने? मैं भी बेचा, लेकिन अभी ना आप समझ में आ रहा है बेचूं या नहीं बेचूं, क्योंकि दिखा तो रहे लेकिन वो बायबैक बोल रहे हैं। तो बायबैक में देना है क्या? क्योंकि इन्फोसिस ने अभी तक कभी बायबैक बोला नहीं हमको। ये ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह का बेनिफिट मिला है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मिले, बात किया, लेना सब कुछ रेडी, कुछ साल के बाद मैंने बोला कैसे चल रहा है इन्फोसिस में, किया इन्वेस्ट? नहीं ना सर। यार इतना तूने पूछा, काफी कुछ किया और बाद में किया कि नहीं? घर वाले बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा पैसा नहीं। मार्केट के नाद में मतलब वो कुछ भी फेंक रहा है, तुम उसके नाद में लगेगा, वो बर्बाद होगा, एक दिन वो भीख मांगेगा, तू भी उसके साथ भीख मांगेगा। मार्केट में जाना नहीं, तो इसके लिए नहीं लिया। जो नहीं लिया बोलने वाले भी हजारों मिले और लिया बोलने वाले भी हजारों मिले। मार्केट में पैसा ऐसे नहीं मिलता, रात पैसा ऐसा मिलता ही नहीं। पैसा कमाना है तो फिर नसीब चाहिए, है ना? ये नसीब की वजह से मिला है, ये भी बताने वाले लोग हैं। नसीब की वजह से अगर होता तो फिर शायद ये एक आध बार होता। ये मेरा पहला इन्वेस्टमेंट, मुझे दूसरा सैलरी भी मिला है, मुझे तीसरा सैलरी भी मिला है। मेरा पहला सैलरी इन्फोसिस, मेरा दूसरा सैलरी 12th day of March 1993 दिल्ली। ये मेरा नाम। पहली इन्वेस्टमेंट मैंने इन्फोसिस में करी, जो दूसरी सैलरी मुझे मिली मैंने लास्ट नाइट टूरों में करी। कंपनी को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का कोई ट्रैक नहीं, कोई आपस में कोई मैचिंग नहीं। इन्फोसिस शुरू हो रही थी, लास्ट नाइट टू को ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनी, बहुत जायंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल फोल्ड में बड़ा नहीं हो सकता ना। ऑब्वियसली किसी का बिजनेस अगर सपोज 10 लाख रुपए है, उसको आप बिजनेस बोलो तेरा इस महीने का टारगेट या इस साल का टारगेट 20 लाख रुपए, शायद वो कर ले। लेकिन किसी का धंधा अगर 100 करोड़ है, उसको बोलो एक साल में तेरे को 200 करोड़ करना पड़ेगा, नहीं हो सकता। बड़ा बेस्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐड कर सकते। सो इन्वेस्टमेंट भी एडिशन में पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन में नहीं। सो लार्सन एंड टुब्रो जैसी इन्वेस्टमेंट ये काफी ज्यादा रिटर्न तुरंत नहीं देगी।
कुछ अच्छा रिटर्न चाहिए तो ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा। और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कम लाख रुपए डालने बनते थे। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लाख रुपए थे नहीं, सैलरी 5,000 रुपये का था। तो लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए मैंने लार्सन एंड टुब्रो में 3 साल लिए। 3 साल में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करा के इसको मैंने किया। ऑलमोस्ट 6,000 शेयर्स का करंट होल्डिंग है। लास्ट हफ्ते का लार्सन एंड टुब्रो का प्राइस ऑलमोस्ट 1400 के आसपास चल रहा है। सो एसेट ये जो दिखता है ये ऑलमोस्ट 84 लाख रुपीस के आसपास है। हाँ, लेकिन कहानी अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसका थोड़ा स्टोरी बाकी है। 2003 में लार्सन एंड टुब्रो का सीमेंट सेक्शन बाजू में हटाया गया और उसकी एक अलग कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया अल्ट्राटेक सीमेंट। सो जिसके पास लार्सन एंड टुब्रो के शेयर 2003 के पहले थे उन सबको अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर्स बोनस में मिले। सो जो प्रोपोर्शनेटली मुझे जो शेयर्स अल्ट्राटेक के आए वो 3000 शेयर्स। लास्ट हफ्ते का अल्ट्राटेक का प्राइस है 4,500 रुपए के आसपास। सो ये एसेट बनता है अराउंड 1 करोड़ 36 लाख रुपीस का। सो ये सर्टिफिकेट खुद एल&टी और अल्ट्राटेक को पकड़ के 2 करोड़ 20 लाख क्रॉस हो गया। सो पहली सैलरी इन्फोसिस में गई 3 करोड़ क्रॉस हुआ। दूसरी सैलरी एल&टी में गई, एल&टी एंड अल्ट्राटेक को पकड़ के 2 करोड़ क्रॉस हो गया। तीसरी सैलरी टाटा 1992 में मैंने काम करना शुरू कर दिया। अभी 2018 चल रहा है। इन्वेस्टमेंट मेरा हॉबी है, यही मेरा काम है। सो लास्ट इस 25 साल में मैंने ऐसा ऑलमोस्ट ये मेरा एशियन पेंट अनदर 4th इन्वेस्टमेंट, ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करता गया अभी तक का 227 कंपनीज मैंने इस तरह से जमा करके रखी। करंट एसेट वैल्यू लास्ट 31 दिसंबर 2017 256 करोड़ रुपीस। मार्केट का प्रॉब्लम है, मैं इसमें से कुछ देने वाला नहीं है। इनको सिलेक्ट करने का नॉलेज दे सकते, क्योंकि पैसा देने से खत्म हो जाएगा, नॉलेज देने से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं कई साल से ऑब्वियसली मुझे किसी से मिला, अब मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे किसी को पढ़ना पड़ा किसी के, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने वो बुक्स नहीं लिखे होते या उन्होंने अपने मेथड्स नहीं बताए, तो मेरे जैसे को पता नहीं चलता। मैं उसके ऊपर और रिसर्च करने के लिए तब इनकरेज होता है जब उन्होंने उनका सक्सेस दिखाया। लेकिन जब मैंने ये किया तो कई सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिला। सो एजुकेशन ये प्रोसेस है, इसको आप ज़्यादातर लोगों को दे वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एक तरीका है, एक सिस्टम है। लेकिन ऐसा सिस्टम दूसरों को नहीं देते, उल्टा क्या सिखाते हैं अपनी कंट्री में, मेहनत करके पैसे कमा और मिले हुए पैसे को बैंक में रख, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। बैंक में पैसा रखने से फ्यूचर सिक्योर होता है। आईसीआईसीआई बैंक में किसी ने भी 2002 में 1 लाख का एफडी किया होगा, 9% का इंटरेस्ट टीडीएस काट के अब तक हुए होंगे 3 लाख रुपए के आसपास। प्रैक्टिकली 3 लाख हुए भी नहीं होंगे, क्योंकि 9% का इंटरेस्ट मिला ही नहीं होगा, क्योंकि अपनी कंट्री में 9% का इंटरेस्ट 2012 में कुछ समय के लिए था। ये अपनी कंट्री के इंटरेस्ट का ग्राफ है। सो फिलहाल आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 6 से थोड़ा सा ऊपर और 7 से कम। सो प्रैक्टिकली 9% कुछ समय के लिए था, और वो ही मैंने पकड़ा कि पूरा इतने इन्वेस्टमेंट पीरियड में अगर ये बेस रिटर्न भी मिलता तो जाके आपका 2002 का 1 लाख का एफडी 3 लाख हो गया। आईसीआईसीआई बैंक में 2002 में 1 लाख का एफडी अगर किसी ने किया है तो उसका अभी 3 लाख हुआ होगा। आईसीआईसीआई बैंक 2002 क्यों और 1 लाख क्यों? तो आईसीआईसीआई बैंक में 12th डे ऑफ जून 2002 एट वडोदरा, ये मैंने 1 लाख के शेयर्स लिए, एफडी नहीं किया। आईसीआईसीआई बैंक का 2002 का 1 लाख का शेयर्स, उसका ये सर्टिफिकेट 2002 का ये 1 लाख का शेयर्स, करंट स्प्लिट और बोनस पकड़ के यूनिट साइज 10,000 शेयर्स, लास्ट हफ्ते का प्राइस 360 रुपीज होता है 36 लाख रुपीज। एफडी करता तो 3 लाख, और उसी बैंक के शेयर्स लिए तो 36 लाख।
आईसीआईसीआई बैंक में जिसने भी एफडी किए उसको 3 लाख मिले और उसी समय पे मैंने किए मुझे 36 लाख मिले। 12 टाइम रिटर्न ज़्यादा है। दिमाग लगाया, बहुत ब्रिलियंट है मैं। कुछ नहीं है इसमें से, कुछ नहीं ऐसा किया जो एकदम रॉकेट साइंस। एक्चुअली इस कंट्री में जब पैसा कमाएंगे रखेंगे किधर? दूसरा आता क्या है? स्टेट बैंक में जाएंगे उधर परेशान होंगे, सर्विस नहीं है तो फिर घुसेंगे किधर? और प्राइवेट में ज्यादा कॉन्फिडेंस उस टाइम पे आईसीआईसीआई दे रहा था। सो आईसीआईसीआई ये एक्चुअली लोगों की नीड देख के उनको केटर कर रहा है। सो ये कंपनी बढ़ेगी, उसमें अगर मैं कस्टमर बनने से मालिक बनूं तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मुझे मालिक बनने का मौका दे रहे, मैं कस्टमर क्यों बनूं? ये मैंने आईसीआईसीआई बैंक को बहुत सारे अकाउंट दिए, इसकी वजह से मुझे पैसा नहीं मिला। क्यों मिला मालूम है? इनकी वजह से मिला। 1 लाख पे 3 लाख मिलता है, मुझे मिला है। तू भी रख, तुझे भी मिलेगा। अपने भाइयों को बताया, अपने दोस्तों को बताया, अभी अपने बच्चों को भी बता रहे, देख लाख का 3 लाख दिया, तुझे भी मिल सकता है, तू भी रख। ये लोगों ने इनकी बातें सुनी, जाके बैंक में एफडी किया, इनका पैसा बैंक ने कर्जे पे चढ़ाया, उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट की वजह से मेरे जैसे को ये फायदा हुआ। सो पैसा इस्तेमाल हुआ इनका और फायदा हुआ मुझे। आप में से कोई है कि जिसका आईसीआईसीआई बैंक में एफडी है? रहेगा तो थोड़ी बोलेगा अभी।